आज हम कोशिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो खत्म होते होते आपको कोशिका के बारे में हर एक पार्ट के बारे में गहन अध्ययन हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप 9th में हो, 10th में या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो उन सब के लिए है क्योंकि मैं कोशिका के बारे में एक भी पार्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ। A to Z बताऊँगा, बस आप बन रहिए मेरे साथ और बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सेल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका अध्ययन भी कुछ कहलाता होगा। जी हाँ, अगर हम कोशिका के बारे में अध्ययन कहलाते हैं तो ये कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। बात क्लियर है? सबसे पहले कोशिका की खोज जो की थी, ध्यान समझिएगा, खोज, कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने खोज तो किया था लेकिन मरी हुई कोशिका की की थी। किसकी किया था इन्होंने? मरी हुई। इन्होंने जिस कोशिका को खोजा था वो कोशिका डेड सेल थी, मरी हुई कोशिका थी। ठीक, इसके बाद एक आए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। लिविंग सेल, लिविंग सेल, जीवित कोशिका। बात क्लियर है? तो कोशिका की खोज दो लोगों ने किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। इसी वजह से कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। इन्होंने कोशिका की तो खोज की थी बट ये डेड सेल थी, मरी हुई कोशिका थी। फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए, इन्होंने कोशिका की खोज किया तो वो कोशिका कैसी थी? जीवित। तो क्वेश्चन पूछेगा मरी हुई कोशिका की खोज या फिर कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप आंसर देंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन स्वान जो थे, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि ह्यूमन की जो बॉडी है, मनुष्य का शरीर है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। बात क्लियर है? तो कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी, मरी हुई कोशिका या फिर कोशिका जनक रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। देखिए, अगर अब आपसे पूछ ले कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ध्यान समझिएगा। पूरे संसार में, वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। बात क्लियर है? सेकंड जो सबसे छोटी होती है पूरे संसार में, वो माइकोप्लाज्म होती है। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। बात क्लियर है? तो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है और सबसे छोटी क्या होती है? आपकी माइकोप्लाज्म। अब यहाँ पे समझिएगा, बड़ी और छोटी से मतलब क्या है। यानी एक ही कोशिका हो लेकिन वो बहुत बड़ा हो। जैसे हमारा बॉडी करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो एक ही कोशिका का होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। बात क्लियर है? और सबसे छोटा आपका क्या होता है? माइकोप्लाज्म होता है। तो पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होती है। अब अगर आपसे पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा और छोटा, ये भी तो पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। मानव शरीर, ध्यान समझिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवम होता है, यानी फीमेल का अंडा, जिसे हम कह सकते हैं महिला का अंडा। महिला का ओवा, जिसे हम कहते हैं अंडा, जो निषेचन प्रक्रिया में भाग लेता है। महिला का अंडा जो है
जो ओवा होता है वो सबसे बड़ा आपका होता है। महिला का ओवम, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है फीमेल का ओवा होता है, यानी फीमेल का अंडा होता है। और ह्यूमन का स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म। जो ह्यूमन का स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, और ये होता है मानव का। किसका होता है? मानव का, मनुष्य का। बात क्लियर है? तो अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मनुष्य के शरीर में, देखिए वैसे भी कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, उन्हें फर्स्ट प्राथमिकता देनी चाहिए लेडीज को। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि लेडीज फर्स्ट, यानी जो स्त्रियों का ओवा होता है, अंडा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और जो पुरुष का स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका। महिला का जो अंडा होता है और पुरुष का जो स्पर्म होता है, ये दोनों मिल के एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। जब तक ये दोनों दूर दूर हैं तब तक वो युग्मक कहलाते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो युग्मनज हो जाता है। जब वो धीरे धीरे बच्चे का रूप लेते हैं तो वो भ्रूण कहलाता है। जब तक वो माँ के गर्भ में है तब तक वो भ्रूण ही रहता है। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका महिला का अंडा होता है और सबसे छोटी कोशिका आपका स्पर्म होता है। बात क्लियर है? अब हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में इसमें समझते हैं। कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए जहां जरूरत हो। ध्यान देना। सबसे बड़ी कोशिका ये तो होगी सबसे बड़ी। सबसे छोटी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका, ध्यान देना, सबसे लंबी कोशिका जो होती है आपकी नर्व्स होती है, न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। बात क्लियर है? इस न्यूरॉन में अगर आपसे पूछे विभाजन रहित कोशिका, यानी जिसमें विभाजन नहीं होता, तो किस में होता है? न्यूरॉन में। इस न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता क्योंकि विभाजन होने के लिए सेंट्रोसोम चाहिए, जो इसमें मौजूद नहीं होता है। बात क्लियर है? तो न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे तेज विभाजन किसमें होता होगा, तो भी समझ लेते हैं। सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन आपका लीवर में होता है, जिसे हम यकृत के नाम से जानते हैं। लीवर, सबसे तेज विभाजन आपका किस में होता है? लीवर में, यानी यकृत में होता है। बात क्लियर है? हमारे शरीर में अगर आपसे ये पूछे कि मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे अगर काट दिया जाए तो वो पुनः से विकसित हो जाएगा, पुनः से विकसित हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है यकृत। बात क्लियर है? ह्यूमन शरीर में एक ऐसा भी पार्ट होता है जिसे काट दिया जाए तो फिर से विकसित हो जाता है, और वो है यकृत है। यानी हमारे यकृत में, हमारे लीवर में सबसे तेज विभाजन होता है। बहुत तेजी से यहाँ पे चोट उठ लगता है तो वो ठीक होता है। बात क्लियर है? विभाजन किस में नहीं होता? न्यूरॉन में। क्योंकि देखिए जो हमारा ब्रेन होता है ये कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन आपका ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन यानी हम कह सकते हैं दिमाग में। कहाँ पे? दिमाग में। बात क्लियर है? अब यहाँ पे समझिएगा, हमारा जो ब्रेन होता है 99% क्या किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से। तो न्यूरॉन सेल में विभाजन होता नहीं, तो हमें अगर चोट वोट लगती है तो ठीक कैसे होता है? न्यूरॉन सेल के माध्यम से। तो जब विभाजन होगा ही नहीं तो ऐसी कंडीशन में हमारे सर में चोट लगी तो ठीक नहीं होगा। इसी वजह से जब लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो उनके लिए हेलमेट अवेलेबल किया गया, कोई हेलमेट लगा के चलाएं, ताकि कभी दुर्घटना भी हो तो उनके सर में चोट कम से कम लगे या फिर सेफ्टी किया जा सके। बात क्लियर है? तो सबसे कम विभाजन किस में होता है? न्यूरॉन में, इसीलिए इसको विभाजन रहित कोशिका कहा जाता है। सबसे तेज विभाजन किस में होता है? आपके लीवर में। लीवर में अगर आपके चोट लगता है तो पुनः से निकल जाता है। बात क्लियर है? तो इतना आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे आपके एक एक पार्ट के बारे में। चलिए देखिए, मान लेते हैं हमारा ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। हमारे इस कोशिका के अंदर ऐसे ऐसे कई सारे पार्ट होंगे। ये हमारा एक सेल है, इसमें बहुत सारे पार्ट होंगे धीरे धीरे अंदर। लेकिन इस सेल के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। इसी सेल के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ध्यान देना, जो कोशिका झिल्ली होती है ये दोनों में पाया जाता है, यानी पादप प्लस मानव दोनों में पाया जाता है। मानव का जो फिर एनिमल कह सकते हो, जानवर। बात क्लियर है? जानवर। तो जो कोशिका झिल्ली होती है पादप और जानवर दोनों में पाया जाता है। देखिए हमें पढ़ना है प्लांट के बारे में और ह्यूमन के बारे में, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। बस जिसमें जो अलग होगा लास्ट में मैं एकदम बता दूंगा कि प्लांट में कौन कौन पाया जाता है एक्स्ट्रा और ह्यूमन में कौन कौन सा एक्स्ट्रा पाया जाता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे समझिए, कोशिका झिल्ली जो होती है पादप और जानवर दोनों में करता है। कोशिका के सभी भाग इसी में रहते हैं, सभी भाग इसी में सुरक्षित रहते हैं। बात क्लियर है? इसी में सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित
रहते हैं। बात क्लियर है। तो कोशिका के जितने पार्ट इसी में सुरक्षित रहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये कह सकता है कि कोशिका की झिल्ली अगर फट जाए, कोशिका की झिल्ली अगर ऊपर वाली ये कोशिका झिल्ली जो होती है अगर ये फट जाए तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोशिका की झिल्ली फट जाएगी तो कोशिका के अंदर के सभी पार्ट क्या होंगे, बिखर जाएंगे। ये ऐसा जैसे आप पॉलीथीन में कोई सामान ले लीजिए और आप लेके जा रहे हो, पॉलीथीन फट गई तो क्या होगा, उसके अंदर जितने सामान है सब बिखर जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे भी यही क्रिया होती है। अगर कोशिका झिल्ली फटी, ऊपर वाली ये झिल्ली फट गई, तो ऐसी कंडीशन में जो इसके अंदर के पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। तो कोशिका के सभी पार्ट कोशिका झिल्ली में सुरक्षित रहते हैं। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक और पार्ट की, ध्यान देना। कोशिका भित्ति, इसी के ऊपर एक और मोटी सी लेयर पाई जाती है। इसी के ऊपर आपकी एक और मोटी सी लेयर पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति सेल वॉल के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ध्यान देना। ये जो कोशिका भित्ति है ओनली वन प्लांट में पाया जाता है। किसमें? प्लांट में। प्लांट यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है, जबकि कोशिका झिल्ली प्लांट और जानवर दोनों में पाया जाता है। जानवर का मतलब सभी जीव जो चल फिर सकते हो, सब जानवर है। हम हैं, हाथ यानी मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, सब क्या है, जानवर में आते हैं। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति क्या होता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे की कोशिका मजबूत होना आवश्यक है। इस वजह से इनके ऊपर एक और कवरिंग होती है मोटी सी, जिसे हम कहते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। ह्यूमन की जो कोशिका होती है वो गोल आकार की होती है, लेकिन जो पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं, चौकोर होती हैं। बात क्लियर है, इसको आप नोट करिएगा। देखिए कोशिका भित्ति ये प्लांट में केवल पाया जाता है और ये क्या करता है, ध्यान देना, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है किसको, पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को ये सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ ये जो होता है सेलुलोज के बना होता है। किसका? सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। बात क्लियर है। जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये प्लांटों में केवल पाया जाता है। यानी सेलुलोज का मतलब जो ऊपर वाली छाल आप देखे हो किसी पेड़ का, वो होता है सेलुलोज का। यानी पेड़ की छाल से, यानी पेड़ की लकड़ी से जो कुछ भी बनाया जाएगा उसमें क्या पाया जाएगा, सेलुलोज पाया जाएगा। बात क्लियर। अगर कागज की बात करें तो भी लकड़ी से ही बनता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज। तो कोशिका भित्ति होती है प्लांट में होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और ये बना किसका होता है, सेलुलोज का। तो बार बार हमने पढ़ लिया। एक होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी पार्ट इसी में सुरक्षित रहते हैं, जो दोनों में पाया जाता है। फिर आता है सेलवाल कोशिका भित्ति, ये मोटी लेयर होती है जो किसमें पाई जाती है, प्लांटों में, और ये सुरक्षा प्रदान करता है, बना होता है सेलुलोज का। जो हमारे मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो गोल होती हैं, और जो प्लांटो पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती हैं वो चौकोर होती हैं। बात क्लियर है। तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं इसके इंटरनली एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं। ये रही हमारी सेल, ठीक। और इसी सेल में जब ये कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है। बात को समझिएगा, लिक्विड। यहाँ पे कोशिका के बहुत सारे अंदर पार्ट, कोशिका के सभी पार्ट इसी के अंदर रहते हैं। इसी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो कोशिका के अंदर के सभी पार्टों को रोक के रखता है, यानी एक साथ बैठा के रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, जीव द्रव्य। जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य। बात क्लियर है। ये कहाँ होता है, हमारे कोशिका में। कहाँ होता है, कोशिका में। ये काम क्या करता है, जीवन प्रदान करता है। क्या करता है, जीवन प्रदान करता है। किसको, कोशिका को। अगर जीव द्रव्य, ध्यान देना, ये हैक्सले ने कहा था। किसने कहा था, हैक्सले ने। हैक्सले ने, ये नाम आप नोट कीजिएगा, हैक्सले। कौन, हैक्सले। हैक्सले ने कहा था कि कोशिका के अंदर, ध्यान देना, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है और ये जीवन का आधार होता है। क्या होता है, जीवन का आधार। यानी अगर कोशिका के अंदर से जीव द्रव्य खत्म हो गया, कोशिका के अंदर से जो जीव द्रव्य लिक्विड फॉर्म में अगर वो खत्म हो गया तो कोशिकाएं हमारी मर जाएंगी। जब कोशिकाएं मरेंगी तो कोशिका से मिलके ही तो हम बने हैं, तो यानी हमारा भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो जीव द्रव्य था, इसको हैक्सले ने क्या कह दिया, ये जीव द्रव्य क्या है, जीवन की इकाई है। लेकिन जीवन की इकाई ये कोशिका के लिए, यानी कोशिका की क्या है, जीवन है। इसी वजह से कहा गया ये क्या करता है, जीवन प्रदान करता है। तो कोशिका में जो लिक्विड होता है उसे हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। बिना इसके कोशिकाएं मर जाएंगी। इसको किसने कहा था, हैक्सले ने।
तो कोशिका का आधार कौन होता है? जीव द्रव्य होता है। बात क्लियर है? अब इतनी चीजें आप समझ गए, अब हम एक एक पार्ट के बारे में इसमें समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पार्ट होता है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम इरेज करके फिर से इसको बनाते हैं। ये हमारी कोशिका है, हम इसको और छोटा सा बना दें। यहाँ पे ये सेल है, इसका सबसे पहला पार्ट होता है यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन। थोड़ी सी राइटिंग को आप इग्नोर कीजिएगा। इसकी खोज किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की? अल्टमैन ने किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा का मतलब एनर्जी, ऊर्जा बनाता है। इसी वजह से इसे पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पावर हाउस के नाम से। और इसे हम ऊर्जा गृह, हिंदी में ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर है? फिर ऊर्जा की फैक्ट्री भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी पावर बनती है वो कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे दीवार पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीवार पाई जाती है, और ये दीवार को हम कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे कहीं कहीं पे डीएनए पाए जाते हैं। बात क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया में कहीं कहीं पे डीएनए पाए जाते हैं, और यही माइटोकॉन्ड्रिया 70S राइबोसोम को भी थोड़ी मात्रा में रखता है। कौन से? 70S राइबोसोम को भी रखता है। बात क्लियर है? राइबोसोम, जबकि राइबोसोम बनाने का काम राइबोसोम का है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी थोड़ी सी मात्रा में छिपा के 70S वाला राइबोसोम को रखता है। बात क्लियर है? 70S जो प्रोकैरियोटिक यानी ऐसे जीव जिनको हम देख नहीं सकते उनमें आता है, ऐसे राइबोसोम को रखने का कार्य करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। ऊर्जा बनाने का काम करता है, पावर हाउस के नाम से इसे जानते हैं, और इसके आंतरिक दीवारों का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके आंतरिक दीवारों को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जब आपका ऑक्सीजन आता है तो दहन होता है, जिसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलता रहा, और क्रेब्स चक्र चलने के दौरान 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे लिए भोजन का कार्य करता है। जो कि हमारे लिए क्या? भोजन और ताकत का कार्य करता है। एक्चुअली जो चीज़ें हम खाते हैं वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी है। उसमें पोषक तत्व को खींच के हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है। इसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके उसको जरूर देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ के लिए अभी इतना समझिए, क्रेब्स चक्र चलता है जिसके दौरान 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी की मुद्रा किसे कहते हैं? एनर्जी की मुद्रा, तो आंसर होगा आपका एटीपी, क्योंकि एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो एनर्जी की मुद्रा कौन है? एटीपी है। डीएनए क्या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा राइबोसोम रखता है? 70S राइबोसोम रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, ऊर्जा बनाने का मतलब बस इतना सा है कि जैसे हम कोई कार्य करते हैं, हमको ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को मार रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पावर चाहिए। तो पावर कहाँ से आती है? वो पावर हमारे सेल में है, और सेल के किस भाग में है? माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में है। वही भाग हमको ताकत प्रदान करता है। बात क्लियर है? अब एक बात बताइए, अगर ये ताकत प्रदान कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी बना रहा है, तो जाहिर सी बात है, अब समझिए, जैसे मैं हाथ से कार्य कर रहा हूँ बैठ के, अच्छा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे किसको चाहिए? मेरी जीभ को चाहिए, क्योंकि बोलने में ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। या फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ बैठ के हाथ से, तो मेरे हाथ की एनर्जी, जो यहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी है वो तो करते करते खत्म हो जाएगा। अब यहाँ की एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो कोई तो चाहिए जो दूसरी एनर्जी ला के यहाँ दे।
जब हमारे घर सामान खत्म होता है तो मार्केट से जाके हम लेके आ जाते हैं, मार्केट वाले कहीं और से जाके लेके आते हैं। तो इसका मतलब क्या, कोई तो पहुंचाने वाला होना चाहिए ना। तो जैसे हमारे शरीर के एक पार्ट की एनर्जी खत्म होती है तो हमारे दूसरे पार्ट से एनर्जी को खींचने का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका गाल्जी बॉडी। कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है। इसको आप नोट कीजिए, मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ, गाल्जी बॉडी। देखिएगा, तो जो भी एनर्जी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है उसको ले जाने का काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है, जिसे हम गाल्जी ऑपरेटस के नाम से भी जानते हैं। गाल्जी ऑपरेटस या गाल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। ये आपका ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। अब समझिएगा, ऊर्जा का परिवहन करने से मतलब क्या है। देखिए, ऊर्जा का परिवहन करने का मतलब बस इतना सा है कि जैसे हमारे एक पार्ट की एनर्जी खत्म हुई तो दूसरे पार्ट से एनर्जी को ला के खींच के उसमें डाल देता है। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं बैठे बैठे ही तो काम करते हो, क्या जाता है। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब बैठे बैठे आप कोई कार्य करते हो तो जैसे मान लो बैठ के आप हाथ से कार्य कर रहे हो तो आपके हाथ की एनर्जी तो खत्म होगी, लेकिन जब वहाँ की एनर्जी खत्म होगी तो ये जो गाल्जी बॉडी है वो गाल्जी बॉडी क्या करेगा, आपके दूसरे पार्ट से, आपके ब्रेन से, आपके पैर से, आपके शरीर से एनर्जी को खींच के लाके आपके हाथ वाले माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर करता रहेगा ताकि वो कार्य कर सके, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है और हमें पूरी तरह से थकान महसूस होता है। बात क्लियर है। तो कोई भी कार्य कीजिए, हमारा पूरा शरीर क्यों थक जाता है, क्योंकि रीजन यही है कि गाल्जी बॉडी क्या करता है, हमारे शरीर के दूसरे भाग से एनर्जी को खींच के लाके इस वाले पार्ट में, जो पार्ट हमारा कार्य कर रहा होता है उसमें डाल देता है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी बॉडी। अब ध्यान देना, हम पानी पीते हैं तो पानी कहाँ स्टोर होता है, हमारे पेट में, स्टमच में। लेकिन क्या वो पानी हमारे लिए उपयोगी है, नहीं। हमारे लिए पानी वो उपयोगी जो हमारी कोशिकाओं में स्थिर रहता है। तो ध्यान समझिएगा, जो पानी हमारी कोशिकाओं में रहता है वो किस में रहता है, वो रहता है हमारे वैक्यूलस। किसमें, वैक्यूलस, जिसे हम रसधानी के नाम से जानते हैं, वैक्यूल्स भी कहते हैं इसको, वैक्यूल्स, रसधानी, जिसको हम वी वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। रसधानी में रहता है पानी, बहुत ही अच्छा सा राइमिंग वर्ड है, रसधानी पानी, रसधानी पानी, रसधानी में क्या रहता है, पानी। तो हमारी कोशिका में एक भाग ऐसा होता है जिसका नाम वैक्यूल्स है, जिसे हिंदी में हम रसधानी कहते हैं, और उस रसधानी में क्या रहता है, पानी। हमारे शरीर में जितनी भी पानी की मात्रा होती है, हमारा शरीर 75% वाटर से मिलकर बना है। तो हमारे शरीर में जितनी भी पानी की मात्रा होती है, पेट वाली पानी नहीं, जो हमारे कोशिकाओं में है, वो पानी की मात्रा कोशिका के वैक्यूलस वाले यानी रसधानी वाले भाग में रहता है। बात क्लियर है। अब समझिएगा, हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं तो हो सकता है हमको चोट वोट भी लग जाए। तो अगर हमको चोट लग जाती है तो हमारा कहीं पे हाथ वगैरह कुछ कट गया, तो ऐसी कंडीशन में उसे ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हमारे शरीर में कोई चीज़ कट जाता है, ठीक कैसे होता है, वो होता है सेंट्रोसोम के माध्यम से। सेंट्रोसोम, जिसे हम तारक ताय कहते हैं, जो कोशिका विभाजन करने का काम करता है। बात क्लियर है। तो अगला पार्ट आपका क्या है, तारक ताय सेंट्रोसोम, तारक ताय सेंट्रोसोम के नाम से हम इसे जानते हैं, जो आपका सी से डिनोट किया जाता है। तारक ताय क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करता है। और ये जो कोशिका विभाजन होता है आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आसूत्री, एक होता है आसूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री, तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री। बात क्लियर है। इसका मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना के डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ। कोशिका विभाजन, पहले तो ये समझिए कोशिका विभाजन होता क्या है। जब हमारे शरीर का कोई पार्ट कट जाता है तो उसे ठीक करने के लिए अगल बगल की कोशिकाएं अपने आप को 2 सेल में तोड़ लेती हैं, यानी अपना ही फोटोकॉपी बना लेती हैं 2 पार्ट में। लेकिन वो मरती नहीं है। 2 का मतलब ऐसे इसको आधा कर देंगे, आधा से नहीं होगा, ऐसे बनेंगे कि पूरी तरह से 2 हो जाएंगे। बात क्लियर है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे कट गया तो अगल बगल की कोशिकाएं अपने आप को डिवीजन करके, विभाजित करके उसको पूरा पूरा क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, भर देंगे। जैसे हमारा हाथ कहीं कटता है तो कुछ दिन बाद देखते हैं वो पूरा घाव हमारा भर जाता है। किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा, तारक ताय के द्वारा ये हमारा जो घाव होता है वो भर जाता है। ये कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री जो होता है, ध्यान देना, ये प्रोकैरियोटिक में होता है। किस में होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। समसूत्री जो होता है ये कायिक में होता है,
कायिक अन्य हमारे शरीर में। अर्धसूत्री होता है जो ये क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र में होता है, या फिर हम लिख सकते हैं जनन क्रिया में होता है। किसमें? जनन क्रिया में। बात क्लियर है? अब इनको अच्छे से समझिए। असूत्री का मतलब क्या होता है? बिना सूत्र का, जिसका कोई सूत्र ही ना हो। ये होता है प्रोकैरियोटिक में। जैसे आपका कोरोना हो गया, पता नहीं कितने वेरिएंट इसके, अल्फा बीटा डेल्टा, अभी तो ओमिक्रॉन आके लटक गया है, तो ओमिक्रॉन और भी खतरनाक बताया जा रहा है उससे। तो इसका मतलब क्या है? इनके अंदर ऐसे जीव जिनको हम देख नहीं सकते, हम उन्हें प्रोकैरियोटिक में रखते हैं, और ये असूत्री विभाजन करते हैं। असूत्री का मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो अनडेवलप होती हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, 3 चीजें होती हैं ऐसे सेल्स में जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता है, और राइबोसोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है। इनका ब्रेन न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन ये अनडेवलप होते उतने अच्छे से नहीं कर पाते, इस वजह से इनके अंदर जो विभाजन होता है वो विभाजन असूत्री होता है, बिना किसी सूत्र के, चाहे जहाँ से चाहे जितनी मात्रा में विभाजन हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना विकराल रूप धारण कर लेंगे, इनका अगला वेरिएंट क्या होगा। इसी वजह से कोरोना अपना अलग अलग रूप धारण कर रहा है, बिल्कुल इच्छाधारी नागिन की तरह। कोई इसको पकड़ नहीं पा रहा कि रुकेगा कब, कब खत्म होगा। ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ असूत्री विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हमारा कायिक में होता है। कायिक मतलब काया, काया मतलब हमारे शरीर में होता है। जैसे सम का मतलब बराबर, सूत्र, जैसे हमारे हाथ यहाँ कट गया, यहाँ की 10 कोशिकाएं मर गई, तो पुनः से 10 कोशिकाएं ही बनेंगी। सेल डिवीजन करके अपनी एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बट के 10 कोशिका को ही निर्मित करेंगी। ये कहलाता आपका समसूत्री। यानी हमारे कहीं कस के चोट लग गया बहुत तेजी से, 1000 कोशिकाएं मर गई, तो 1000 कोशिकाएं फिर से अपने आप को डेवलप करके बना लेंगे। यानी जितनी कोशिकाएं खत्म होंगी उतनी कोशिकाएं पुनः बन जाएंगी। ये कहलाता है समसूत्री विभाजन कहलाता है। बात क्लियर? ये हमारी कायिक में होता है, काया में होता है। नेक्स्ट आपका है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब आधा आधा सूत्र। जैसे इस सूत्र नहीं, हम कह सकते हैं गुणसूत्र। आपने सुना होगा क्रोमोजोम्स का नाम। कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़ी का मतलब 2 2 करके 23 जगह, तो संख्या में 46, जिसमें 44 + 2 होते हैं। मेल में, फीमेल में भी 46, मनुष्य में भी 46। 44 + 2 44 + 2। मनुष्य में 44 + 2 x + y का होता है, फीमेल में x और x का होता है। इनमें से 44 में से 22 और 2 में से 1, फीमेल में से 44 वाले में से आधा और जो 2 एक्स्ट्रा उसमें से 1, ये जब आते हैं तो 23 मिल के 46 बनाते हैं। यानी मनुष्य के अंदर से जो स्पर्म होता है उसमें आधे क्रोमोजोम्स, और फीमेल का जो अंडा होता है उसमें से आधे क्रोमोजोम्स, ये दोनों मिल के एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। उसी को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। हमने इसको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया तारकता क्या होता है। इसको हम इरेज करते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है, गाल्जी बॉडी उस एनर्जी को लाने ले जाने का काम करता है, वैक्यूलस आपका पानी को स्टोर करने का काम करता है, सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। 3 प्रकार के असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री प्रोकैरियोटिक में जिसे हम देख नहीं सकते, समसूत्री हमारे कायिक जनन में जितनी कोशिकाएं मरती उतनी कोशिकाएं पुनः आ जाती हैं। अर्धसूत्री हमारा होता है क्रोमोजोम्स में आधे मेल के आधे फीमेल के मिल के 46 क्रोमोजोम्स बनाते हैं, जो एक बच्चे के निर्माण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। तो चलिए इसके बाद हम समझते हैं ईआर। हमारा क्या होता है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके फिर बताते हैं। नेक्स्ट हमारा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका या प्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं। अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका, बात क्लियर है? जिसे हम ईआर के नाम से जानते हैं। अंतः प्रदत्त जालिका ये क्या करता है? आंतरिक कंकाल का, कोशिका में आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। आंतरिक कंकाल यानी ये कोशिका को फुला के रखता है। क्या करके? फुला के रखता है। जैसे कोशिकाएं हमारी है, इसको फुला के रखने का काम करता है, पचकना। जैसे ये है हमारा गाल, अभी यहाँ पे हमने दबा दिया तो दबाने पे क्या होता है? दबता है। या फिर हाथ का एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पे दबाने पे दब गया, अब छोड़ने पे क्या वैसे दबा ही रहेगा? नहीं, ये फूल जाता है। फूलता है किसकी वजह से? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतः प्रदत्त जालिका की वजह से। ये आंतरिक कंकाल का कार्य कोशिका को फुला के रखने का काम करता है। अगर ये ना होता, कोई एक थप्पड़ मारता तो गाल पचका का पचका ही रह जाता। उससे फुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतः प्रदत्त जालिका का काम है हमारी कोशिकाओं को कंकाल की कार्य करना, यानी हमारी कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करना और उसको फुला के रखना। वरना कहीं पे भी अगर हमें चोट लग जाता, दब जाता, तो दबा का दबा ही रह जाता, फिर से उठता नहीं। बात क्लियर है?
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आपका अंतः प्रदत्त जालिका आंतरिक कंकाल का कार्य करता है, फुला के रखता है। ये 2 टाइप का होता है, ये आपका 2 टाइप का होता है। और ये दोनों टाइप देखिए कैसे होता है। जैसे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, इसमें एक होता है स्मूथ वाला, क्या होता है स्मूथ, जिसे हम कहते हैं चिकना, क्या कहते हैं चिकना। एक होता है रफ, रफ का मतलब खुरदुरा, क्या होता है खुरदुरा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतः प्रदत्त जालिका होता है ये एक स्मूथ चिकना, एक खुरदुरा, चिकना एक खुरदुरा होता है। खुरदुरा क्यों होता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। क्या बनाने काम करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्योंकि ये खुरदुरा हुआ क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते थे जगह जगह पे जो प्रोटीन बनाते थे। ये चिकना था, इसमें क्या पाया जाता था? वसा, इसमें वसा पाया जाता है, जिसे हम फैट के नाम से जानते हैं, जो चर्बी के काम करता है। जैसे कोई मोटापा आ जाता है किसकी वजह से? चर्बी की वजह से वो फैट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही बनता है। ये 2 प्रकार का, एक खुरदुरा सा, एक स्मूथ सा। तो एक चिकना वाला होता है, क्या होता है? राइबोसोम, जिसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम, और प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अभी हम समझ लेते हैं राइबोसोम के बारे में। बात क्लियर है? देखिए राइबोसोम, तो इसको हम इरेज कर दें, फिर राइबोसोम को समझाते हैं। जस्ट आपका राइबोसोम यहीं से निकल के आता है, राइबोसोम। अगला पार्ट आपका क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक, ये जो राइबोसोम होता है आपका, इससे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसकी? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। हमारी कोशिका में प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। ये 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक को। 10 हमारे शरीर में पहले से होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जो बाहर से लेते हैं वो आवश्यक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं राइबोसोम साइज के आधार पर। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव जिसे हम देख नहीं सकते, फॉर एग्जांपल कोरोना। 70S होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जिसे हम देख सकते हैं। यानी ऐसे जीव जिनको हम देख सकते हैं वो क्या आते हैं? 80S में। जैसे हमें आप देख सकते हैं, तो हम कौन से जीव हैं? 70S। मच्छर, सॉरी 70। ऐसे जीव जिनको हम देख सकते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। जिन्हें नहीं देख सकते वो प्रोकैरियोटिक। जिन्हें नहीं देख सकते वो 70S, और जिन्हें देख सकते हैं वो 80S। हमें आप देख सकते हैं, हम 80S में आते हैं, आप 80S में आते हैं। मच्छर 80S हम देख सकते हैं, कुत्ता 80S हम देख सकते हैं। ठीक, कुत्ते में कौन सा राइबोसोम पाया जाता होगा? 80S, क्योंकि हम उसे देख सकते हैं। कोरोना कभी देखे हो? नहीं, केवल नाम सुना गया है। उसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इस वजह से क्या आता है? 70S। यानी ऐसे जीव जिन्हें हम देख सकते हैं उनके अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। ऐसे जीव जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है। बात क्लियर है? इसके बाद आपका आता है लयनकाय, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। ये बहुत ही अच्छा सा कार्य करता है, ध्यान समझिएगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम आपका होता है, ध्यान समझिएगा, लाइसोसोम के अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक या फिर अपघटन एंजाइम, एंजाइम हाइड्रोलैटिक एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलैटिक एंजाइम या फिर जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि ये एंजाइम, ये जल अपघटक एंजाइम जिस भी पार्ट पे पड़ेगा वो खत्म हो जाएगा। कभी कभी कोशिका के अंदर कुछ पार्ट कार्य करना छोड़ देते हैं, कोशिका के अंदर कुछ पार्ट कार्य करना छोड़ देते हैं, तो लाइसोसोम क्या करता है? अंदर से कुछ लिक्विड कुछ पे छोड़ देता है। जैसे मान लो राइबोसोम कह दिया कि हम अब प्रोटीन नहीं बनाएंगे, हम गुस्सा गए हैं, तो लाइसोसोम क्या करेगा? अच्छा बेटा, बगलिए तो है, यहीं से आप थोड़ा सा लिक्विड इस पे छोड़ देगा, और जैसे ये लिक्विड इस पे पड़ेगा, इस कहानी इसकी राइबोसोम की खत्म हो जाएगी। बात क्लियर है? तो इसमें जब कोई पार्ट कार्य करना छोड़ देता है, लाइसोसोम उसको मार देता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इसके पूरे के पूरे पार्ट जवाब दे देते हैं।
कोशिका के सब पार्ट कहते हैं हम नहीं करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम एनर्जी नहीं बनाएंगे, गाल्जी बॉडी कहता है हम लेके नहीं जाएंगे, बोक्लस कहता है हम पानी ही नहीं रखेंगे, कोशिका सेंट्रोसोम कहता है लगने दो जितना लगता है, हम कोशिका विभाजन नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम क्या करता है, गुस्सा आ जाता, और जब गुस्सा आ जाता है तो खुद को ही कहता है जाओ कोई नहीं कार्य करो, हम खुद को ही फाड़ लेते हैं। तो लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है, खुद को फाड़ने से इसके अंदर जितने एंजाइम होती हैं वो पूरे कोशिका पे चले जाते हैं, पूरी कोशिका पे चले जाते हैं, पूरी कोशिका क्या हो जाती है, मर जाती है। इसी वजह से इसे कहा जाता है कोशिका का सफाई कर्मी। ये क्या कार्य करता है, कोशिका का सफाई करता है। तो कोशिका का सफाई करने का कार्य किसका है, लाइसोसोम का। जो भी पार्ट काम नहीं करेगा उसको मार के खत्म कर देगा, क्या छोड़ेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। लेकिन ये खुद को भी तो फाड़ लेता है, यानी खुद को मारना क्या होता है, आत्महत्या कहलाता है। तो जब खुद को मार देता है तो खुद को मारने की वजह से क्या होता है, इसे आत्महत्या बोला जाता है। इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, लयनकाय। ये तो इंग्लिश वर्ड है, इसे हम लयनकाय के नाम से जानते हैं, लयनकाय। बात क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम की। ऐसे जीव जिसको हम नहीं देख सकते उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70X। ऐसे जीव जिनको हम देख सकते हैं कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80X। याद कैसे करेंगे, प्रोकैरियोटिक को ऐसे छोटा समझ सकते हो, यू मीन्स क्या होता है, तुम जो सामने रहता है उसे हम बोल सकते हैं, इसका मतलब सामने वाले को हम देख रहे हैं, तो जिसे देख सकते हैं उसमें 80S। लयनकाय को हम लाइसोसोम कहते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है, कोशिका के जो पार्ट काम नहीं करते उस पर एंजाइम छोड़कर उसको खत्म कर देता है, यानी कोशिका के अंदर सफाई करने का कार्य लाइसोसोम का है। कभी ऐसा होता है जब पूरे पार्ट कार्य करना छोड़ देते हैं, लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है। ऐसी कंडीशन में पूरे जल अपघटक एंजाइम पूरी कोशिका में मिल जाते हैं, जिससे पूरी कोशिका मर जाती है। इसी वजह से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वैसे आत्महत्या करना हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के तहत कानूनन अपराध है। ठीक, आपको सजा हो सकती है अगर आपने आत्महत्या करने की चेष्टा भी की तो। बात क्लियर है, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं अगला पार्ट आपका न्यूक्लियस, इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। देखिए नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अब केंद्रक का मतलब समझे, केंद्रक का मतलब बीचों बीच। अगर बीच में देखें किसी फल के तो क्या रहता है, बीज रहता है, और बीज मैक्सिमम देखा जाए तो भूरा रहता है। कैसा रहता है, भूरा। जितने भी बीज होते हैं देखा जाए तो ब्राउन कलर का रहता है, यानी भूरे कलर का। इस वजह से इसको ब्राउन से आप याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। बात क्लियर है। तो कोशिका का दिमाग हम केंद्रक को कहते हैं। सभी पे इसी का नियंत्रण रहता है। कोशिका के जितने भी पार्ट कार्य करते हैं कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक सभी को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रक का कार्य करता है, क्योंकि ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल। हमारा दिमाग क्या करता है, हमें कंट्रोल करता है। तो कोशिका का दिमाग किसको कंट्रोल करेगा, कोशिका को कंट्रोल करेगा, जाहिर सी बात है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोजा था वो केंद्रक की खोज की थी, और इसको कहा गया ब्रेन ऑफ सेल। ये कोशिका का क्या है, दिमाग है, और ये कोशिका पे इसका कंट्रोल रहता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर आपके डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए। डीएनए पाया जाएगा तो आरएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा तो जीन पाया जाएगा। और ध्यान देना ये प्रोटीन इसमें पाया जाता है। क्या, प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की भी मात्रा होती है। बात क्लियर है। अब ध्यान देना, ये 90% इसमें जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 90% जल पाया जाता है। 10% में डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम्स, ये सब चीज़ें होती हैं। बात क्लियर है। तो ये था आपका न्यूक्लियस। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कितने पार्ट आपके होंगे, ध्यान देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वाली, वैक्यूलस, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, और आपका न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक, एक बार हम इसको पूरा रिवाइज करवा दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो आपका होता है प्लास्टाइड, यानी कि हमको लवक अभी भी पढ़ना है। बात क्लियर है, क्या पढ़ना है, लवक पढ़ना है। सिलिया फ्रेजिला भी होता है, कहीं तो इसी में बता दें। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, इसी के बाहर एक पार्ट होता है कोशिका के, ऐसे छोटा होता है और एक बड़ा होता है।
बात क्लियर है। बड़े वाले को हम फ्लैजिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लैजिला, फ्लैजिला। इस छोटे वाले को हम सिलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलिया, सिलिया और फ्लैजिला। देखा जाए तो सिलिया छोटा, इसमें 3 लेटर, इसमें 4 लेटर है, तो बड़ा वाला फ्लैजिला, छोटा वाला सिलिया। इससे कोशिकाएं क्या करती हैं? गति करती हैं। सिलिया और फ्लैजिला से कोशिकाएं क्या करती हैं? गति करती हैं, और इसके आसपास ऐसी चीजें जो इनके खाने के योग्य उसको क्या करती हैं? अब्जॉर्ब कर लेती हैं। बात कीजिए तो सिलिया और फ्लैजिला हो जाती हैं। इसको मिटा के एक बार हम आपसे पूछते हैं, फिर आपको प्लास्टाइड के बारे में हम बताते हैं। चलिए, रेडी हो आप सब? बताइएगा। कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका के बारे में अध्ययन करना, बताइए, कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के सभी पार्ट किस में रहते हैं? जैसे ये कोशिका के सभी पार्ट हैं, कोशिका के सभी पार्ट कैसे रहते हैं? कोशिका झिल्ली में रहते हैं। कोशिका झिल्ली में, अगर ये झिल्ली फट जाएगी तो कोशिका के सभी पार्ट बिखर जाएंगे। ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। अगर हम बात करें, इसके ऊपर एक और मोटी सी लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। इसके ऊपर एक मोटी लेयर होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, और ये इसकी सुरक्षा करता है। ये पाया जाता है किसमें? प्लांट में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है, ताकि वो उनको क्या प्राप्त हो सके? मजबूती प्राप्त हो सके। इसके बाद इस कोशिका के अंदर ऐसे लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। कोशिका के जीवन यही जीवद्रव्य होता है। कोशिका के जीवन को हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य। इसे हेक्सले ने कहा था कि जीवद्रव्य कोशिका के क्या है? जीवन है। अगर कोशिका में से जीवद्रव्य खत्म हो जाएगा तो कोशिका का जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या भरा होता है? जीवद्रव्य भरा होता है। बात क्लियर है? चले, इसका पहला पार्ट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने किया था। ये क्या करता है? ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। इसे पावर हाउस के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर की दीवारों को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इसकी दीवारों पर कहीं कहीं पे डीएनए पाए जाते हैं, और ये 70S राइबोसोम को छुपा के रखता है, जो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ऊर्जा ग्रीव इसे कहते हैं। क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? एटीपी होती है। हमारे लिए फायदेमंद कौन होता है? ग्लूकोज होता है। बात क्लियर है? इसके बाद आपका आता है एनर्जी बन गया। तो एनर्जी को ले कौन जाता है? एनर्जी को ले कौन जाता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस। ये हमारे शरीर के एक स्थान से एनर्जी को उठा के दूसरे स्थान पे लेके जाता है। यानी गाल्जी बॉडी को हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा का परिवहन। ऊर्जा को परिवहन करने का कार्य कौन करता है? गाल्जी बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी पानी की मात्रा है कहाँ रहती है? हमारे शरीर में जितनी भी पानी की मात्रा कहाँ रहती है? वकुलस, रसधानी। रसधानी में क्या रहता है? पानी रहता है। हमें कहीं अगर चोट चपेट लग जाती है तो ठीक कैसे होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, तारक ताय के द्वारा। अगर यही विभाजन बहुत तेजी से हो जाए, ध्यान समझना, अगर यही विभाजन कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज नोन एज द कैंसर। हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में कोशिका विभाजन अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इसी को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। यानी कोशिका विभाजन अधिक हो जाएगा, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा होने लगा तो कैंसर का रूप ले लेता है। बात क्लियर है? कोशिका को फुला के कौन रखता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। दो प्रकार का, एक वसा का पात्र, एक वसा बनाता है, एक राइबोसोम। राइबोसोम स्पेशली क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक में होता है, जो हम देख नहीं सकते हैं। 80S आपका यूकैरियोटिक में होता है, जिसको हम देख सकते हैं। बात क्लियर है? इसके बाद आपका आ जाता है राइबोसोम, हो गया। फिर आपका लाइसोसोम आ जाता है। लाइसोसोम में क्या होता है? लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम होता है, जो किसी भी कोशिका के पार्ट में पड़ेगा तो उसको खत्म कर देता है। तो ये क्या करता है? कोशिका के अंदर कोई पार्ट अगर कार्य करना छोड़ देता है तो उस पर जल अपघटक एंजाइम डाल के उसको खत्म कर देता है। यानी कोशिका के अंदर साफ सफाई का काम किसका है? लाइसोसोम का। कभी ऐसा होता है कि सभी कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है, जिसकी वजह से सभी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। मर तो पहले ही जाती हैं, काम नहीं करती हैं। तो इसी वजह से इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद से सुसाइड कर लेता है। बात क्लियर है? इसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कोशिका का दिमाग कौन कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। सबसे बड़ी हमारी कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? केंद्रक। हमारी कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन होता है?
केंद्रक। बात समझ में आया? सबसे बड़ा यानी जितने भी पार्ट हैं इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। सब पे नियंत्रण भी इसी का होता है। ब्रेन ऑफ सेल भी इसी को कहा जाता है। बात क्लियर है? इसमें 90% वाटर होता है, 10% में डीएनए, प्रोटीन्स, अन्य सारी चीजें इसमें होती हैं। बात क्लियर है? इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम समझते हैं प्लास्टाइड के बारे में। प्लास्टाइड हम समझते हैं लवक। लवक, ठीक। ये जो लवक होता है, अगर हम लवक की बात करें, ये केवल प्लांट में पाया जाता है। किसमें? प्लांट में, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। लवक आपका जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक। हरित लवक ये होता है प्लास्टाइड लवक। हरित लवक जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। फिर होता है आपका अवर्णित लवक। अवर्णित लवक, अवर्ण जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। सेकंड आपका होता है वर्णित लवक। वर्णित लवक जिसे हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। बात क्लियर है? हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। आप समझिएगा, हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण। हरित लवक क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। जब प्रकाश संश्लेषण ये करता है तो क्या बनाता है? भोजन बनाने का कार्य करता है। और ये कहाँ पे बनता है? पत्ती में। कहाँ पे? पत्तियों में। तो हरित लवक, इसी के कारण से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण होता है जो भोजन बनाने का काम करता है। और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने का कार्य करते हैं। पत्तियां भोजन कैसे बनाती है आपको अच्छे से पता होगा। तो ये भोजन बनाने का काम करते हैं। अब ध्यान देना, अवर्णित लवक क्या होता है? जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अवर्णित लवक क्या करता है? भोजन को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को स्टोर करने का काम करता है। स्टोर यानी सुरक्षित संग्रहित करने का कार्य करता है। कहाँ पे करता है? तने और जड़ में। बात क्लियर है? तने और जड़ में। ये जड़ में होता है, ये श्वेत कलर का होता है, फिर कह सकते हैं सफेद। कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। बात क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? अवर्णित लवक। हरित लवक, अवर्णित लवक। वेट कीजिए, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है। ये भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है तने में और जड़ में। ये सफेद रंग का होता है। तो ये अवर्णित लवक हो गया। ध्यान देना, हरित लवक के द्वारा बनाए गए भोजन को अवर्णित लवक तने में स्टोर करके रखता है। क्यों? ताकि कभी अगर पेड़ पौधों के लिए लॉकडाउन लग जाए तो ये भोजन कहाँ से पाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, पेड़ पौधे के लॉकडाउन का मतलब क्या? पतझड़। जब पतझड़ हो जाती है, पत्तियां भोजन, पेड़ पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं? पत्तियों से। तो जब पतझड़ आता है, पत्तियां रहती हैं, पत्तियां रह ही नहीं जाती, तो भोजन कहाँ से पाएंगे? तो इसी वजह से वो पहले से ही भोजन बना के रखते हैं। यानी जो भोजन इसमें एक्स्ट्रा बच जाता है इनके खाने से, उसको ये सेव करके कहाँ रख लेते हैं? तने में। कौन करता है? अवर्णित लवक। जैसे जो हमारे खाने से बचता है हम उसको बचा के रखते हैं, इसी तरह से जो इनके लिए उपयोगी होता है उसको तो ये ले लेते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा भोजन इनके ऊपर बचता है, ग्लूकोज के रूप में बचा होता है, अवर्णित लवक उसको तने और जड़ में स्टोर करके रख लेता है। कभी इनके लिए लॉकडाउन यानी पतझड़ आ जाए तो वहां से इसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट आपका है वर्णित लवक। वर्णित लवक जो होता है ये रंगों के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? रंगों के लिए उत्तरदायी है। ये रंग बनाता है। कैसे बनाता है यहाँ पे समझिएगा, हम इसको इरेज करके समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वर्णित लवक जो है ये फलों के रंग के लिए उत्तरदायी है। जैसे हमने कह दिया चुकंदर, चुकंदर। हमने कह दिया गाजर, टमाटर, मिर्च यानी मिर्चा, और हमने कह दिया पपीता, पपीता का पीला रंग।
तो ये सब किसके कारण होता है? ये वर्णित लवक के कारण होता है। ध्यान देना, कौन सा? चुकंदर में, चुकंदर का रंग बीटा नोन के कारण। किसके कारण? बीटा नोन। बीटा नोन के कारण चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, बीटा नोन। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन। ये सब किसके लिए उत्तरदायी? वर्णित लवक के द्वारा। वर्णित लवक इसके द्वारा इसके लिए जिम्मेदार होता है। टमाटर का रंग लाइकोपीन, लाइकोपीन। मिर्च का रंग भी लाइकोपीन, लाइकोपीन। पपीते का पीला रंग जेंथोफिल, पपीते का पीला रंग जेंथोफिल। बात क्लियर है? तो वर्णित लवक रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। एक बार फिर से समझिए। हरित लवक पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। अवर्णित लवक उस भोजन को स्टोर करके रख लेता है। वर्णित लवक उनके फलों के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे चुकंदर का रंग बीटा नोन। आप याद कैसे करोगे? चुकंदर को जब हम लाते हैं तो काट के खाते हैं कैसे? नोन लगा के। हमने कहा बेटा चुकंदर को नोन लगा के खाओ, तो बेटा नोन लगा के खाओ यानी बीटा नोन। तो चुकंदर को के लिए उत्तरदायी कौन होता है? बीटा नोन। गाजर, गाजर को हम क्या कहते हैं? कैरेट। कैरेट मीन्स क्या होता है? गाजर। तो कैरेट यानी कैरोटीन। कैरोटीन से क्या होता है? कैरेट मीन्स गाजर यानी कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग इस तरह से होता है। टमाटर और मिर्च लाइकोपीन, लाइकोपीन। अभी मिर्चा खा लो तो क्या आंखें लाल हो जाती हैं? मिर्चा उर्चा खा लो तो आंखें कैसी हो जाती है? लाल। टमाटर भी कैसा रहता है? लाल। तो लाल से लाइकोपीन, लाइकोपीन, लाइकोपीन। बात क्लियर है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर और मिर्च का रंग लाल होता है। पपीते का पीला रंग जेंथोफिल। इसको तो आप याद कीजिए, फिल लगा है ना, फिल, पील यानी पीला। पपीते का रंग किसकी वजह से? जेंथोफिल के कारण होता है। तो ये आपका लवक था। यहीं पे आपका कोशिका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि मानव में और प्लांटों में कौन कौन सी कोशिकाएं अलग थी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एंड करते हैं हम इसका। मनुष्य में देखिए कोशिका, ठीक। यहाँ पे हमने लिख दिया मानव, या फिर हम लिख दें एनिमल, जानवर। जानवर, हम भी तो जानवर ही हैं यानी आप सब। और यहाँ पे हमने लिख दिया पेड़ पौधे, प्लांट, पेड़ पौधे, एनिमल, प्लांट। देखिए जानवर में जो होता है इसका यानी हम लोगों में हमारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोल होती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? चौकोर होती हैं। बात क्लियर है? इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बात क्लियर है? इनके अंदर लवक यानी प्लास्टाइड पाए जाते हैं, हमारे अंदर लवक नहीं पाए जाते, हमारे अंदर लवक नहीं पाए जाते। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई। तो जो कोशिकाएं होती हैं हम लोगों की गोल होती हैं, और पेड़ पौधे कोशिकाएं चौकोर होती हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, हम में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनमें लवक पाया जाता है जो रंगों के लिए उत्तरदायी। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सब लवक के लिए जिम्मेदारी है, लवक की जिम्मेदारी है। तो इनमें लवक पाए जाते हैं, हमें लवक नहीं पाए जाते। बात क्लियर है? बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी सब में हमें एनर्जी की आवश्यकता है, पेड़ पौधों को भी एनर्जी की आवश्यकता है। हमें पानी स्टोर करने के लिए चाहिए, उनको भी पानी स्टोर करने के लिए चाहिए। हमारा वैक्यूलस छोटा होता है, उनका वैक्यूलस बड़ा होता है। हमें भी कोशिका विभाजन होना चाहिए, उनमें भी कोशिका विभाजन। राइबोसोम हमें भी बनाना, राइबोसोम उन्हें भी, यानी प्रोटीन हमें भी बनाना, प्रोटीन उन्हें भी बनाना है। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाए, यानी सब कुछ दोनों में। जो हम में वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। बस दो डिफरेंस है, एक ये चौकोर होता है तो हमारा गोल होता है, कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की होती है, और ये लवक। बाकी सब कुछ सेम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिका के बारे में जहाँ से पूछ सकता था, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मैंने हर एक पोर्शन को टच किया है अच्छे से। आप अगर इतना इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी बहुत ही ईजिली तरीके से। जब आपको याद हो जाए तो एक बार इसको 2x यानी 2 गुने में करके देख लीजिए। और एक रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।